नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं ड्रैगन को यूएस की चुनौती। दक्षिण चीन सागर में कब्जे को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ रहा है। यहां कब्जे की साजिश रच रहे चीन को करारा जवाब देने की तैयारी अब अमेरिका ने भी कर ली है और इसी के तहत उसने अपना सबसे हाईटेक और एडवांस डिस्ट्रॉयर बोनफोल्ड को यहां पर तैनात कर दिया है। अमेरिका ने इस कदम से चीन बौखलाया हुआ है और चीन ने अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर कर दिया है। हम आज साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन की इस तनातनी पर चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि चीन समंदर में अपनी दादागिरी के जरिए दूसरे देश की आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी, उसका कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर साउथ चाइना सी के पार्सोल आइलैंड में करीब 130 छोटे द्वीप हैं और चीन यहां अपने लोगों को बसाकर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इससे फिलीपींस और वियतनाम जैसे छोटे देश भी आजादी के खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लंबे वक्त से चीन की हरकतों पर नजर रख रही है। अमेरिका ने अब सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, समंदर के इस इलाके पर किसी एक मुल्क का अधिकार नहीं हो सकता। ये सभी देशों के ट्रेड और दूसरे कामों के लिए खुला है। गैर कानूनी तौर पर दबदबा बनाने का कोई भी कोशिश कबूल नहीं किया जा सकता। कोशिश करता है तो उसे जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ उसने अपना सबसे हाईटेक एडवांस डिस्ट्रॉयर बोनफोल्ड को यहां पर तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस एक्शन से चीन और दुनिया के बाकी देश भी चौंक गए हैं। अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि चीन ने अमेरिकी नेवी के इस कदम को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रख दिया है। तो ड्रैगन को यूएस की चुनौती हम देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीन और अमेरिका में लगातार तानातानी बनी हुई है और साउथ सी चाइना में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन का अब समुद्र में दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ढाल बनकर अमेरिका अब खड़ा हो गया है। अमेरिका ने जो यहां पर काम किया है ये वाकई चौंकाने वाला है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें राजेश भारती जी और सौरभ दुबे जी, दोनों ही विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पहला सवाल सौरभ जी आपसे लेना चाहेंगे। सौरभ जी, अगर अमेरिका के इस कदम को देखा जाए, चीन में लगातार जिस तरीके से समुद्र में दखल बढ़ रहा है और साउथ चाइना सी में टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, अब अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है वो वहां पर खड़ा कर दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी हाँ, चीन का ये कदम बड़ा ही चौंकाने वाला है, वो भी आज की हालात में, स्थितियों परिस्थितियों में। हालांकि चीन पहले से समुद्र में अपना एकाधिकार मानता रहा है, लेकिन जो धरातल पर है वो ऐसी स्थिति नहीं है। अब भी अमेरिका खासा हस्तक्षेप रखता है, क्योंकि चीन अभी तक ताइवान को भी पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पाया है। तो अमेरिका तो बहुत ही अलग और दूर की बात है। और हाँ, इतना जरूर है कि चीन समय समय पर अपनी कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, लोगों को डराने की, धमकाने की और एक कूटनीतिक दबाव बनाने की। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले चीन ने अपने ही संसद में एक कानून पास किया और समुद्र पर अपना अधिकार जताया, लेकिन जो कि कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन की संसद में पेश किया गया या चीन की सभा में पेश किया गया कोई भी कानून या फिर नोटिफिकेशन कहीं से कहीं तक प्रासंगिक नहीं है। हम जो चीन के बारे में आमतौर पर राय बनाते हैं वो अपने मीडिया में आई हुई खबरों से बनाते हैं, या अमेरिका के बारे में भी कोई राय बनाते हैं तो अपनी मीडिया की खबरों से बनाते हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे मीडिया में हमें किस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं उन देश विदेश के प्रति। हमारी मीडिया वास्तविक रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पूरी तरह कवर नहीं कर पाती है, जिनके बाद हम इन देशों के बारे में अपनी राय बनाएं। तो सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत है एक ऐसे निष्पक्ष और ग्लोबल मीडिया की, जो इन देशों की हकीकत को विश्व मंच पर रख सके, ताकि विश्व मंच पर
ऐसी उल जलूल हरकत करने वाले देशों को के प्रति दबाव बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में जिस तरह की घटनाएं हुई और तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया, तो वो एक अपवाद स्वरूप है। चीन अगर चाहे कि किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा कर ले, वो भी तब जब भारत जैसा शक्ति संपन्न देश उसके पड़ोस में है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक हजम करने वाली बात होगी। मगर समस्या ये है कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, खासतौर से चीन का, साम्राज्यवादी ताकत को विस्तार करने की जो योजना रहती है वो अकूत रहती है, और राष्ट्राध्यक्षों का शासन करने का नशा भी बहुत अकूत रहता है। यही वजह है कि इस तरह की उल जलूल हरकतें राष्ट्राध्यक्ष करते रहते हैं, और खासतौर से चीन जैसे साम्राज्यवादी ताकत। और जिम्मेदारी अपनी समझने से जिम्मेदारी अपनी नहीं समझ पाती हैं। अब अमेरिका की जहां तक बात है, तो अमेरिका पहले ही ओलंपिक का बहिष्कार करके चीन को जता चुका है कि उसकी क्या हैसियत है। यही नहीं, ESPN ने भी चीन का बहिष्कार कर दिया है, और तो और अब लोग चीन से फंड लेने भी तैयार नहीं है। डच विश्वविद्यालय ने चीन का फंड लेने से मना कर दिया है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है चीन अलग थलग पड़ गया है। हाँ, चीन, रूस और उत्तर कोरिया ये मिलकर जो भी गतिविधि चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हाल में उत्तर कोरिया ने भी जिस तरह से परीक्षण किए हैं, उनको कहीं ना कहीं चीन से दे रहा है और अमेरिका से बचा रहा है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया चीन का साथ दे रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रतिबंध उत्तर कोरिया पर भी लगना जायज है। हालांकि अभी UN की तरफ से हाल में ये बयान आया है कि चीन और अमेरिका टकराव ना करें, शांति बनाए रखें, बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाएं। लेकिन यहाँ भारत की जहां तक बात है, तो भारत को अमेरिका और चीन ये दो चक्की के पाटों के बीच पिसने से बचना चाहिए, क्योंकि उकसाने की हरकत भारत को दोनों तरफ से होती है। मैं ऐसा कहूंगा, अब सरकार की ना इससे इतर हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई, हर बार अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट इमेज जारी की जाती है, घुसपैठ का मामले को तूल दिया जाता है, क्योंकि जो वस्तु स्थिति है वो भारत सरकार की नजर में भी होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि वस्तु स्थिति भारत सरकार की नजर में नहीं होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका सैटेलाइट इमेज जारी करता है, बयान जारी करता है। आखिर पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ऐसा क्यों नहीं करता? क्या भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी है, क्या अमेरिका चाहता है कि भारत उसके रिमोट कंट्रोल पर चले? क्या चाइना ऐसा चाहता है कि भारत उसके रिमोट कंट्रोल पर चले? तो ऐसा नहीं होगा। भारत की अपनी नीति है, भारत विश्व बंधुत्व की भावना लेकर आगे बढ़ेगा और अपनी रक्षा करने के लिए संकल्पित रहेगा। बिल्कुल। राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, चीन और अमेरिका की तनातनी निकलकर सामने आई है। साउथ चाइना सी में जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन का लगातार जो दखल है वो समुद्र में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ढाल बनकर एक तरीके से खड़ा हो गया है। आपके नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अंशुल जी साउथ चाइना सी का जो ये मामला है जी, ये लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें ब्रुनई, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम ये देश इस दायरे में आते हैं। और ये जो विवाद है, इस विवाद में एक UN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, जो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में अपनाया था और नवंबर 1994 से इसे लागू किया गया। इस लॉ के अनुसार जो भी तटीय देश होते हैं, किसी भी देश का समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल अप्रोक्स जो है वो 22.2 किलोमीटर होता है, वो उस देश का एक्सक्लूसिव जोन है और उस एरिया में उस देश का सभी तरह के संसाधनों पे अधिकार होता है समुद्र के अंदर। चीन जो है 90% हिस्सा साउथ चाइना सी का अपना मानता है। और देखिए, इस विवाद का एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी कनेक्शन है। ऐसा है कि जो दो ये जो आइलैंड एरिया है, पारासेल और स्प्रेटली, जहां लगभग 200 के करीब आइलैंड्स हैं,
ये 17वीं शताब्दी से वियतनाम के शासन पे था। वियतनाम के पास इस बात के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने उस पर कब्जा कर लिया, और हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब रिजल्ट आया तो जापान हारने वालों में था, और तो जापान ने वो आइलैंड्स खाली कर दी। ये सब नो मैंस आइलैंड्स हैं, वहाँ निर्जन है, तो वो खाली कर दिया। अब वियतनाम के भी कब्जे में नहीं रहा, जापान ने भी उसे खाली कर दिया। इस तो एक अवसर मान के 1974 में पारासेल आइलैंड पे, जहाँ लगभग छोटे छोटे 100+ आइलैंड है, चीन ने कब्जा कर लिया। उस समय चीन के और वियतनाम के बीच में एक जो है सैनिक टकराव हुआ था, जिसमें 70 से अधिक चीनी सैनिक, ये वियतनाम के सैनिक मारे गए चीन के सैनिकों के द्वारा। 1988 में स्प्रेटली आइलैंड को लेकर फिर वियतनाम और चीन के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 60 के करीब चीन के सैनिकों ने वियतनाम के सैनिक मार दिए। तो चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून को नहीं मानता। अभी 1 सितंबर से चीन ने एक नया समुद्री कानून लागू किया है कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। एक घटना 2012 का है, जब चीन ने फिलीपींस के मछुआरों को मछली मारने से रोक दिया। फिर ये विवाद जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, फिर उसने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, उसने फिलीपींस के फेवर में फैसला दिया। तो चीन जिस तरह से समुद्री सीमा कानूनों का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को मानना होता है कि 12 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव जोन है, तो ये जब चीन एक साउथ चाइना सी को वो अपना समुद्री कानून से चलाना चाहता है, ऐसा संभव नहीं है अंशु जी। और ये इस पे जो है अमेरिका, आप ये देखिए कि हमारा 55% ट्रेड साउथ चाइना सी से होता है, और दुनिया का 1/3 ट्रेड साउथ चाइना सी से गुजरता है। $3.37 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। तो भारत का भी ट्रेड खतरे में पड़ जाएगा, दुनिया का ट्रेड खतरे में पड़ जाएगा, और हर देश चीन को एक तरह से जो है चीन की दादागिरी से उसके चौथ के दायरे में आ जाएगा। ये तो वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि इस रीजन से गुजरना है तो कल को चीन कहेगा कि आपको जो है एक शुल्क भी देना पड़ेगा इस एरिया से गुजरने का। तो अमेरिका ने जो किया है, हम भारत उस कदम का पुरजोर समर्थन करता है, और करना चाहिए भारत को। मैं सरकार की ओर से तो कोई बयान नहीं दे रहा, लेकिन जो है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत को इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्रुनेई हो या देखिए मुख्य रूप से जो आज सबसे ज्यादा परेशान है देश, उससे फिलीपींस और वियतनाम है। फिलीपींस और वियतनाम इतने कमजोर हैं या चाइना के आगे वो मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो है 2019 में चीन ने वियतनाम में अपने कई जंगी जहाज तैनात कर दिए। क्यों? क्योंकि 2011 में, अंशुल जी मैं आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, तो 2011 में जो है भारत और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ, क्योंकि हमारा जो है बॉम्बे हाई में हम समुद्र के अंदर जिस तरह से चीजों का माने खनिज तेल वगैरह के उत्पादन में लगे हैं, तो हमारे पास इस तकनीक के कारण वियतनाम का समझौता हुआ हमारे साथ। तब से वो वियतनाम के साथ उसका टकराव और बढ़ता जा रहा है। अब वियतनाम अपने एक्सक्लूसिव जोन में यदि तेल और गैस की खोज करे, और दुनिया के एक्सपर्ट का अनुमान है कि 213 अरब बैरल से ज्यादा तेल वहां मौजूद है, ऐसे ही बड़ी मात्रा में गैस के भंडार हैं। तो जो वियतनाम के एक्सक्लूसिव जोन में होगा, निश्चित रूप से वियतनाम उसका दोहन करेगा। वियतनाम उसमें यदि भारत की भागीदारी चाहता है तो हमें भागीदार बनना, हम बन भी रहे हैं और बनना भी चाहिए। और चीन की इस दादागिरी को अमेरिका ने देर से जवाब दिया है। मुझे तो ये लग रहा है कि अमेरिका का ये देर से उठाएगा कदम। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन अगर बात करें डिस्ट्रॉयर की, तो दक्षिण चीन सागर में खतरनाक नेवी डिस्ट्रॉयर तैनात की गई है। इसे क्या समझा जाए कि अमेरिका भी अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है? क्योंकि भारत तो लगातार इस मूड में है, भारत लगातार इस ओर प्रयासरत भी है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो भारत क्या जवाब देगा। तो अमेरिका भी क्या भारत के साथ आ गया, ऐसे समझा जा सकता है? नहीं, अभी इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिस तरह का है, अभी यूक्रेन के और रूस के बीच में खुल के विवाद हो गया है। और वो विवाद क्या, वो युद्ध की स्थिति है जिसमें यूक्रेन की तरफ से यूरोप के देश मदद कर रहे हैं और उसमें अमेरिका भी खड़ा है। और रूस का चीन के साथ एक जो है अभी समझौता हुआ है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुल के साथ देंगे, या ये चीन के सत्ता ने रूस की सत्ता को यह आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो शायद उस इशू पे रूस के साथ न जाए
ये एक जो है प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है अमेरिका का, कि यदि यूक्रेन विवाद में आप रूस के साथ जाएंगे तो हम साउथ चाइना सी में आपको परेशान करेंगे। मैं इसको इस निगाह से भी देखता हूं, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि यदि अमेरिका ने जिस तरह से ये टाइमिंग जो है, उसी समय जब यूक्रेन को लेकर ये विवाद चरम पे है, उसी समय ये टाइमिंग जो है ये इशारा कर रहा है कि ये रूस पे एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका का। क्योंकि यदि वो वियतनाम या फिलीपींस को लेके, फिलीपींस तो कहा जाता है कि यूएसए का 51 यूएस में जो है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो फिलीपींस को तो 51 नंबर का स्टेट माना जाता है। मतलब वो अमेरिका के इतने प्रभाव में है, फिर भी वो कभी फिलीपींस के साथ खुल के तो नहीं आया साउथ चाइना सी में। आज वो जिस तरह से कर रहा है, तो टाइमिंग को लेके इसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी देखना चाहिए। बिल्कुल सौरभ दुबे जी, मेरा सवाल भी आपसे ही है कि अगर दक्षिण चीन सागर की बात करें तो वहां पर अमेरिका ने खतरनाक नेवी डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है, क्या इसे कैसे समझे? ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि नेपाल में चीन पर आरोप लगा कि नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि फ्रांस में जब चीन से संबंधित निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो वही आरोप चीन ने फ्रांस पर लगाया कि फ्रांस उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसलिए किसी का कोई आंतरिक मामला मुझे नहीं लगता कि ऐसा बना हुआ है। क्योंकि जब कहीं किसी भी देश में कोई घटनाक्रम होता है तो बहुत सारे दुनिया के मानवाधिकार संगठन उठ खड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी प्रासंगिक हो चुका है। अब आने वाले समय में ये युद्ध की जो परिभाषाएं वो भी बदलने वाली हैं। इन हथियारों का दिखावा एक अलग बात है और हमला होना एक अलग बात है। ये केवल मुझे ऐसा लगता है कि जवाबी कार्रवाई मात्र है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से एक कानून अपने यहाँ पर बनाया और उसका हस्तक्षेप किया, अमेरिका के राह में रोड़े अटकाए, अमेरिकी व्यापार के राह में रोड़े अटकाए, तो ये उसका एक जवाबी हमला कहें जैसे, या जवाबी कार्रवाई कहें, वो होगा। लेकिन अब आने वाले समय में हमले किस तरह के होंगे, क्या वो इसी तरह के पारंपरिक युद्ध होंगे, इसके बारे में हमने पहले भी जनरल रावत ने भी ये कहा था कि जरूरी नहीं कि अब हमले उसी तरह हों जैसे अभी तक होते आए हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इकोनॉमिक अटैक किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक अटैक जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे उल जलूल हरकत करने वाले देश बाज नहीं आएंगे। और अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत की भी बड़ी इकोनॉमी है, भारत बहुत इंपोर्ट करता है बहुत कुछ चीन से, तो हमें चीन को इकोनॉमिकली जवाब देना होगा। क्योंकि जो नए मोर्चे हैं वो इकोनॉमिकली ही स्थितियों को बदल सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से साइबर अटैक की खबरें आती हैं, चाइना से लगातार दूसरे देशों पर साइबर अटैक किए जाते हैं, और हवाना सिंड्रोम की गुत्थी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक सुलझ भी पाई है। जी हाँ अंशुल, हवाना सिंड्रोम का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये न्यूरो इमेज के जरिए कुछ पता चला कि माइक्रोवेव ऊर्जा से हमला किया गया। वो एक बीमारी है या नहीं है या हमला है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि चीन को जो जवाब देना है तो वो जवाब आर्थिक मोर्चे पर दिया जाना चाहिए या फिर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते से दिया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। और चीन भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही देशों में विनाश लेकर आएगा। बेहतर ये होगा कि चीन की जनता को जगाया जाए, चीन की जनता को जागरूक किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो दुनिया में किस तरह का सलूक कर रहे हैं, जिसका प्रभाव उनकी जनता पर भी पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि जब वहां के आम लोग जागेंगे तो वही विद्रोह होगा, और जब वही विद्रोह होगा तो स्थितियां बदल सकती है, क्योंकि स्थानीय विद्रोह ही स्थितियों को बदल सकता है, बाहर के लोग नहीं। हमने ये बात अफगानिस्तान में सीख ली, जहां अमेरिका की फौजें रही और आखिरकार उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। आज भी
अफगानिस्तान की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है तो वहां के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अंशुल, बिल्कुल। राजेश जी, अगर बात करें डिस्ट्रॉयर की, तो यूएसएस की जो बैनफोल्ड है वो काफी ताकतवर मानी जाती है, तो क्या किस तरीके से ताकतवर है ये और चीन को किस तरीके से जवाब देने में सक्षम है? देखिए, रक्षा तकनीक में और रक्षा उपकरण में अमेरिका का तो कोई सानी नहीं है। आज जो है सामुद्रिक शक्ति के रूप में अमेरिका को कोई मुकाबला जो है ही नहीं चीन के साथ। चीन जो है यदि अमेरिका को सैनिक रूप से चुनौती देना चाहे तो ये अभी चीन के लिए बहुत दूर की मामले हैं, लेकिन अमेरिका ने वहां ये तैनात करके ये सीधा संकेत, यदि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उस एंगल से जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा उसको छोड़ दें जी, और यदि वो सिंसियरली वहां आया है तो चीन अमेरिका के उन डिप्लॉयमेंट को जो है का सामना नहीं कर सकता है। और चीन, ठीक है कि चीन की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसकी एक बड़ी रक्षा तैयारी है, फिर भी सामुद्रिक शक्ति के रूप में, नेवी पावर के रूप में वो अमेरिका के कहीं आसपास नहीं है। और वो ये बात चीन भी बेहतर से जानता है, इसीलिए यदि अमेरिका विड्रॉ नहीं करता अपने इस प्रेजेंस को और अपना ये प्रेजेंस बनाए रखता है और इसको और दबाव बनाता है तो निश्चित रूप से जो है वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान, जो मलेशिया, साउथ चाइना सी में जो चीन की 90% साउथ चाइना सी पे जो दावा है उस दादागिरी से परेशान है, उन्हें राहत मिलेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड भी अमेरिका को ये भी सोचना ठीक है कि उन देशों की मदद का एंगल यदि हम छोड़ भी दें तो दुनिया का 1/3 ट्रेड साउथ चाइना सी से होता है। तो यदि दुनिया में ट्रेड रूट को जो है बिना हस्तक्षेप के चलाना, चीन का ये कहना कि वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, तो ये जो है इसका जवाब भी जो है हो सकता है। इस बात का ये इस बात का जवाब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो अभी इस बात में मुझे और कहना था जी, कि देखिए इंडिया चाइना के साथ जो है दबाव की टैक्टिक्स की बात तो करता है, लेकिन आप देखिए कि इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो 125.6 बिलियन डॉलर का इस वर्ष 2021 में ट्रेड रहा है, जिसमें 97.5 बिलियन डॉलर का हमने चाइना से इंपोर्ट किया है और ओनली 28.1% एक्सपोर्ट किया है, और 30% ट्रेड 2021 में 19 से बढ़ गया है। तो जब चीन को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से कमजोर करना चाहते हैं, उसकी 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा हम सब जानते हैं कि वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और हम यदि एक देश भारत यदि चीन से 100 बिलियन डॉलर का व्यापार आयात कर रहा है, और ऐसे में हम चीन के को लद्दाख के मामले में हो या साउथ चाइना सी में हो, हम कैसे जो प्रेशर टैक्टिक्स में जा सकते हैं। तो एक तरफ तो या तो जो है चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी गुणवत्ता पहले या सस्ते सामानों के कारण ऐसी स्थिति में आ गया है कि दुनिया के देश टकराव के बाद भी जो है चीन से व्यापार बंद नहीं कर पा रहे, और यही चीन की दादागिरी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि उसे पता है कि वो दादागिरी भी करता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल। सौरभ जी, मेरा हालांकि समय जो है वो कम है, लेकिन आपसे एक सवाल फिर भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ता जा रहा है, अपना डिस्ट्रॉय भी यहाँ पर उन्होंने तैनात कर दिया है, तो भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि चीन से लड़ाई भारत की भी साफ तौर पर है। अंचल, भारत के लिए भारत की कभी ये नियत नहीं रही कि किसी दूसरे को किसी दूसरे से लड़ाकर लाभ उठाया जाए। बिल्कुल। भारत बहुत सीधा और सरल देश है, और इसकी विदेश नीति भी बड़ी ही सीधी और सटीक है कि विश्व बंधुत्व की भावना इसके विदेश नीति के केंद्र में है। अब रही इकोनॉमिकली स्थिति की बात, जो अभी राजेश जी बता रहे थे, आखिरी कमेंट में वही करूंगा कि हम इंपोर्ट कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम देश के लोगों से विरोध प्रदर्शन की लहर चलती है हमारे देश में कि चाइनीज सामान का विरोध कीजिए, छोटे छोटे से सामान, लेकिन बड़े स्तर पर हमारे यहाँ क्यों चाइना से खरीद की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इस दिशा में सरकार को सोचने की जरूरत है, और वो खरीद प्रक्रिया जो होती है बड़े स्तर पर, वो
बगैर सरकार की अनुमति के नहीं होती है। तो अब सरकार को इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि हम चाइना से इंपोर्ट कम से कम करें और आत्मनिर्भर बने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खास तौर पर। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में आप शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ड्रैगन को यूएस की चुनौती किस तरीके से है, क्योंकि अमेरिका और चीन में टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसका कारण यह है कि दक्षिण चीन सागर में खतरनाक नेवी डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने तैनात कर दी है, जिसमें चीन का ये कहना है कि हम झुकने वालों में से नहीं है। चीन के दबदबे को अमेरिका की चुनौती है। बोनफोर्ड साउथ चाइना में जो सी है उसमें तैनात कर दिया गया है और ये जो डिस्ट्रॉयर है ये बेहद ताकतवर है और इसे बहुत खतरनाक भी माना जाता है। चीन की नेवी और एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अमेरिका ने खुले तौर पर चीन का विरोध यहां पर किया है, ये आगे जाकर क्या कुछ रंग दिखाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।